नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की साइंस की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे और साइंस की रिवीजन सीरीज की ये पहली वीडियो रहेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने मैथ्स और सोशल साइंस के वीडियोस डाल चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10 रिवीजन सीरीज करके अगर आप सर्च करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में सारे ही रिवीजन सीरीज के वीडियोस जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए हैं, वो सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूं मैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग हम लोग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के होंगे बेसिकली। ठीक है, एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह होंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से है। देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। ठीक है, तो इधर में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मेटल मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, अगर यस करता है तो वो कौन सा मेटल होगा। ठीक है, तो कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो पी जो होगा वो अल्कल, या तो पोटेशियम होगा या सोडियम होगा, है ना। दोनों में से कोई होगा, क्योंकि यही दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए सोडियम, पी कहाँ दिया है, पी में सोडियम दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा। फिर क्या गया कि मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, अगर यस करता है तो कौन है, स्टीम के साथ क्या, क्यू, क्यू एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, हाँ बिल्कुल स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड आर नो रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल्स ऐसा कौन सा मेटल है जो ना पानी, ना गर्म पानी, ना ठंडा पानी, ना ही स्टीम, किसके साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। वो सारे नोबल मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। तो ये सब, या कुछ हद तक कॉपर भी, ये सब ज्यादातर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने डिटेल में तो बताया ही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस, और ये एमसीक्यू वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो सबसे वायलेंट रिएक्ट करता है, और वो कोल्ड वाटर में भी करता है। और तो सोचिए कोल्ड वाटर में कर रहा है तो ऑब्वियसली हॉट वाटर, स्टीम वाटर में कितना वायलेंट हो जाएगा। और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये रिएक्ट कर, ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते, ये स्टीम के साथ करता है। तो ये रिएक्शंस भी दिए गए हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं तो ये जो रिएक्शंस है वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, दैट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि ना किसी भी फॉर्म ऑफ पानी में वो रिएक्ट नहीं करते, ना ही ठंडा ना गर्म या कोल्ड। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली हमें बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। तो ये सबसे पहला वाला चैप्टर है जिसमें मैंने उसमें भी आपको डिटेल में समझाया था किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल। तो कॉपर देख लीजिए, दोनों साइड में कॉपर जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, फिर हम लोग को क्या देखना है, एक्स, एक्स हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं ये देखते हैं। तो इधर में कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पर एक्स है, और इधर में कितना है हाइड्रोजन, 4 है। तो इधर क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स 4 हो जाएगा तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 4 हो जाएगा। जबकि इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर में नाइट्रोजन 3 है ना। नाइट्रोजन इधर 3 है, तो और एक नाइट्रोजन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और एक लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं N2 कर दे सकते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन हमारा इसमें और 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 4, एंड y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ LHS साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही सेम रहेंगे। ठीक है, तो उसी को बैलेंसिंग रिएक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन कभी कभी क्या होगा कि जस्ट रिएक्टेंट दिया रहेगा, आपको उस रिएक्शन को पूरा भी करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट्स के नाम भी लिखने होंगे और साथ ही साथ में बैलेंस भी करना पड़ेगा। या फिर
इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, राइट अ फुल बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बैलेंसिंग क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो मेरे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल तरह से बता चुका हूँ। और रिवीजन सीरीज है क्योंकि ये, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्लोरीन तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन दिया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा सकता है, इथेन, इथाइन, इथीन, कुछ भी दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। क्लोरीन बहुत ईजी है, तो हमें क्लोरीन को पता है कि कितना है एटॉमिक नंबर, तो 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8, 7, ठीक है। मतलब वैलेंस सेल में कितना है, 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन अगर सी देखेंगे तो करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। बाकी सब में क्या हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड हो रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। और इसमें सिंगल बॉन्ड तो हो रहा है लेकिन ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर फुलफिल हो रहा है और सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन 3 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि a more reactive metal displaces a less reactive metal from the aqueous solution of the latter, ठीक है। तो ये तो पता ही है, रिएक्टिविटी सीरीज का यह दस्तूरी है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट टेल which one represent a correct picture of both the possible and impossible reaction between metals and the solution of different salt। मैक्सिमम स्टूडेंट इतना लंबा क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, ठीक है, पोटेशियम से लेकर किधर तक सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो नोबल मेटल्स है, अगर वो पूरा ही याद है आपको तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, नहीं, नो रिएक्शन, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है, इसीलिए क्रॉस साइन दिया हुआ है। एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट के साथ करेगा, हाँ करेगा। फेरस सल्फेट के साथ करेगा, हाँ करेगा। जिंक सल्फेट के साथ करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्टिव है, कॉपर, ये कॉपर, फिर आयरन एंड जिंक, ये तीनों से ही रिएक्टिव है। तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखना बहुत जरूरी है। क्या कॉपर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, मतलब डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है एल्यूमिनियम के, तो इसीलिए ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर आयरन भी देखेंगे तो आयरन क्या है, आयरन एल्यूमिनियम के साथ करेगा, नहीं करेगा, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। जिंक, जिंक एल्यूमिनियम के साथ नहीं करेगा, चलो मान लेते हैं। कॉपर के साथ ठीक है, आयरन के साथ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या जिंक जिंक के साथ करेगा, जिंक सल्फर के साथ नहीं करेगा, जिंक सॉल्ट के साथ, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ये ऐसा मत कीजिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन देख लिए और बाकी ऑप्शन नहीं देखे, चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर उसमें से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वही आंसर कीजिएगा। और ये तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता होगी तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन डील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन, अगर ब्यूटेन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या है, C4H10, है ना, CnH2n+2, है ना, ये एल्केन ग्रुप है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है। तो कौन कौन सा फुलफिल हो रहा है, तो देख सकते हैं कि पहला जो है वो फुलफिल हो रहा है, ये C4H10 है। क्या ये C4H10 है, यहाँ पर भी ये भी C4H10 है। क्या ये C4H10 है, तो अगर देखेंगे काउंट करेंगे तो C4H8 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये फुलफिल हो रहा है, नहीं, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा, C4H8 है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन जो है ये दोनों है 1 and 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर से भी पूछा जा सकता है, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने दिया जा सकता है, साइक्लोप्रोपेन, पेंटानॉन, किसी का भी दिया जा सकता है, या फिर नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है, या कंपाउंड फॉर्म बनाने दिया जा सकता है, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रैक्टिस करने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
Sarita heated the limestone and observed that a product was formed along with a gas. The product formed is क्या? तो लाइमस्टोन क्या होता है? तो लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है, और जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? क्विक लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो लाइमस्टोन जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं एंड क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स? तो बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया गया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ऑप्शन देखेंगे तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कंपाउंड्स है। Na and O2 ये एलिमेंट है, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे, ऑक्सीजन भी है और ये भी ऑक्सीजन है, सॉरी ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो ये भी नहीं होगा। अमोनिया एंड HCl ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये बायोलॉजी से है। मैच द लेबलिंग रेफर इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन 2। ठीक है, तो A B C D ये सारे मार्क हैं। तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो ये डायग्राम जो है वो बनाने नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जा सकता है जिसमें लेबल करने दिया जा सकता है, या फिर लेबल के साथ साथ फंक्शन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का तो है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टास्क लगेगा। तो सबसे पहला जो ए वाला पार्ट है, ठीक है, ए क्या है? तो ए अगर आपको पता होगा, ये ए जो है वो ग्लोमेरुलस क्या है? यहाँ पर ग्लोमेरुलस दिख रहा है, मार्क किया हुआ है, तो ये बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, तो जैसे चाय की छन्नी होती है उसी तरह से ये है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और बोमन्स कैप्सूल का काम क्या है? तो इट इज इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर बी क्या है? ठीक है, तो बी हमारा है इन्वॉल्व इन द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो बी जो है हमारा वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस में हेल्प करता है। अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ब्लड, ये सब अब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सी क्या है हमारा? तो सी ये वाला है। ठीक है, तो सी है इट कैरीज द फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। ठीक है, तो सी इज हमारा दिस, इट कैरीज फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, एंड ऑब्वियसली डी क्या बच जा रहा है? तो सी हो गया 1 एंड डी हो गया ये कलेक्टिंग डक्ट जिसको बोला जाता है। तो इट कलेक्ट्स द यूरिन, और ये यहाँ से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो D3, तो A2B4C1D3 ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए जो था वो बोमन्स कैप्सूल जैसे बताया, फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, फिर ब्रांच ऑफ द रेनल वेन, एंड डी इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अगर दो दो भी आपको अच्छे से लेवल पता है तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये है एमोइबा से। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमोइबा। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ डाइजेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम इन एमोइबा। द एरो इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या है, जो तीसरा स्टेप है इसको फिल करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल्स एनगल्फ कर लेता है, फूड वैक्यूल्स एंड फूड पार्टिकल्स। थर्ड में क्या होगा? ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? द स्यूडोपोडिया फॉर्म द फूड वैक्यूल फॉर द इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्यों इजेस्ट करेगा भाई अनडाइजेस्टेड? फूड वैक्यूल का ये काम ही नहीं है। फिर स्यूडोपोडिया फ्यूजेस विद द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हाँ, तो फूड वैक्यूल इसका काम ही है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड का, तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे हम लोग। स्यूडोपोडिया फॉर्म द फूड वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, नहीं, इजेशन एक्सक्रीशन नहीं होगा। Pseudopodia fuses with the nucleus forming a food vacuole for the absorption of food। absorption of the food तो है, लेकिन ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन में ही हिंट छुपा हुआ, स्यूडोपोडियन फूड पार्टिकल्स, फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल्स, तो न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सोचिए ये कितना इजी क्वेश्चन है।
लेकिन इसको किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। तो न्यूट्रिशन इन अमोeba आप डायरेक्ट नहीं आएगा कि ड्रॉ द स्टेप्स या फ्लो चार्ट बनाने, ऐसा बहुत कम चांसेस है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम जरूर किए जा सकते हैं। ये 1 मार्क्स वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं कि अ रेसेसिव होमोजाइगस इज क्रॉस्ड विद द हेटेरोजाइगस ऑफ द सेम जीन, व्हाट विल बी द फेनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। बहुत आसान सा है कि रेसेसिव होमोजाइगस मीन्स मान लेते हैं स्मॉल टी, और हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस बनेगा हमारा स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको करेंगे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो देखेंगे F1 जनरेशन में हमारा जो फिनोटाइप बन रहा है वो टॉल कितना है और डॉफ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, दो दो, दैट इज 50-50% हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज 50% इज टॉल, दैट इज 50% इज डोमिनेंट एंड 50% इज रेसेसिव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट को इस वाले चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी है समझने में, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल में एक एक्रोनिम बताऊंगा, आप उसको बस याद कर लीजिए, आपको सारा सब कुछ याद आ जाएगा। RSS मी। ठीक है, तो RSS मी, आर स्टैंड फॉर व्हाट, आर स्टैंड फॉर हमारा रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर ऑर्गन, तो डी हो जाएगा पहले। ठीक है, फिर एस क्या होगा, एस मीन्स सेंसरी न्यूरन। ठीक है, तो सेंसरी एफरेंट न्यूरन, तो ए हो जाएगा। फिर एस, फिर क्या है एस, तो एस जो है मिडिल पार्ट जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी हम उसको रिले न्यूरन बोलेंगे, है ना। तो उसको हम लोग रिले न्यूरन बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में सब कुछ एनालाइज वगैरह होगा, और फिर मोटर नर्व के थ्रू, एम मीन्स व्हाट, मोटर नर्व। ठीक है, तो सी हो गया, एंड वो फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफेक्टर, दैट इज ई। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, DABCE, DABCE, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये एक्रोनिम अगर आपको याद होगा RSS मी, तो आपको आराम से रिफ्लेक्स आर्क कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। दैट इज फर्स्ट इज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर ऑर्गन, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, और ये फ्लो चार्ट दिया जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है, या फिर ये डायग्राम दिया जा सकता है, और ये जो लेबलिंग दिया गया है सब हटा दिया जाएगा, आपको लेबल करने दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी डायग्राम्स है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स द करेक्ट फंक्शंस और पर्पस सर्व्ड बाय कॉटिलेडन्स, प्लीम्यूल एंड रेडिकल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में मैंने बताया था कॉटिलेडन का काम क्या है, तो ये स्टोर करता है फूड। वैसे सीड जिसके पास दो दो कॉटिलेडन होते हैं उसको डाइकॉट सीड बोलते हैं, और जिसके पास एक कॉटिलेडन होता है उसको मोनोकॉट सीड। तो कॉटिलेडन का काम ही होता है स्टोर फूड करना। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो एक ही पहला वाला ही जो है वो स्टोर फूड है, बाकी तीनों ही एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, फिर लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे प्लीम्यूल क्या होता है, तो ये फ्यूचर में जाके शूट बनेगा, एंड रेडिकल क्या होगा, तो फ्यूचर में जाके ये रूट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। और ये डायग्राम भी आपको अगर दिमाग में रहेगा याद, तो बहुत आसानी से इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिजिक्स से है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी इरेक्ट, मतलब मान लेते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज क्या होगा, ये भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये भी ऐसा ही होगा, तो इसको इरेक्ट इमेज कहा जाता है बेसिकली। तो ये किस में होगा, प्लेन मिरर में तो होगा ही, साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर में भी होगा, कन्वेक्स। ठीक है, तो जो स्मूथ साइनी सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है, इसीलिए कन्वेक्स, एक्स मीन्स एक्सटीरियर, ऐसे करके याद रख सकते हैं। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। तो जो एक्सटीरियर सरफेस है वही स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, तो चम्मच का जो उल्टा निचला हिस्सा होता है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा कन्वेक्स। ठीक है, और जो चम्मच का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हो जाता है कनकेव। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क बिकॉज। ठीक है, तो स्काई जो है मून में वो डार्क नजर आता है,
एस्ट्रोनॉट के लिए। क्यों? क्योंकि देयर इज नो लाइट ऑन मून। नहीं, चल ठीक है, मून में कोई लाइट तो नहीं है, खुद का कोई लाइट नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हाँ, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। मून इज ए नॉट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट एंड द थर्ड है वो सेम ही लग रहा है। एंड द सरफेस ऑफ द मून एब्जॉर्ब ऑल सनलाइट। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, जब एटमोस्फेयर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, जिसको एबीए कहा जाता है, इन प्लांट इज टू। ठीक है, तो इसको स्ट्रेस स्ट्रेस प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है ना। एब्सिसिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्लांट स्ट्रेस में आता है तब एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो इसका क्या काम है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल्स। नहीं, स्ट्रेस में ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रोमोट सेल डिवीजन। नहीं करेगा ये भी। इनहिबिट ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ को वो कम कर देता है एब्सिसिक एसिड। प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स। ये भी गलत है। तो बहुत ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू देखेंगे जिसमें क्या होगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें से ऑड वन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसमें से देख सकते हैं कि ये तीनों जो है वो ग्रोथ को प्रोमोट करता है। ए बी एंड डी ऑप्शन तीनों ही ग्रोथ को प्रोमोट करता है, सी जो है नहीं करता है। तो अगर आपको ऑड वन तरीका से भी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक भी है, ऑड वन टेक्निक भी है ना। तो अगर नहीं आपको आंसर पता है तो ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। In a flower, the parts that produces male and female gametes, that is the germ cell, क्या होते हैं? तो मेल गैमेट प्लांट में क्या होता है? तो उसको पोलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, और फीमेल गैमेट को मेनली एग कहा जाता है। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन्स वो बेसिकली एंथर से होता है, और जो ओवम या एग होते हैं वो ओवरी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था ये। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला है कि असर्शन, सॉरी एमसीक्यू नहीं, असर्शन रीजनिंग टाइप के, कि असर्शन है कि डीनेचर्ड अल्कोहल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन क्या है? बिकॉज डीनेचर्ड अल्कोहल डज नॉट सेम टेस्ट एंड स्मेल एज ड्रिंकेबल अल्कोहल। नहीं, ये बिल्कुल ही वाहियात चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ट्रू है, लेकिन रीजन इसका फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो बेसिकली अल्कोहल लोग पीते हैं वो बेसिकली इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, C2H5OH होता है। उसको रिफाइन जरूर किया जाता है और भी बहुत उसको सेफ बनाया जाता है, लेकिन बहुत लोग इससे क्या होता है, लीवर फेलियर, बहुत सारे लीवर क्रायोसिस, बहुत कुछ बीमारियां होने लगती है। तो ये ना हो, और इसीलिए क्या किया जाता है, अल्कोहल में स्पेशली मीथानॉल में, ठीक है, सी एच थ्री ओ एच में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड एसिड वगैरह मिलाया जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट, ये सब पॉइजनस सब्सटेंसेस, मिथानॉल, ये सब मिलाया जाता है ताकि वो अल्कोहल सूटेबल ना हो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो ये बनाया ही क्यों जाता है? तो ये बनाया जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, पेंट में, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। बस इसे आप पी नहीं सकते, बाकी आप बहुत सारे इसके काम हो सकते हैं। अगर आप पियेंगे तो क्या होगा, कोagulation ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नॉसिया, ब्लाइंडनेस, और अगर आप बहुत ज्यादा पी लिए हैं तो उसके कारण डेथ भी हो जाता है। तो न्यूज में आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे कच्ची शराब पीते हैं जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। असर्शन क्या है? जीन्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल्स द ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑक्युपाइंग ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये क्या एक्सप्लेनेशन सही है? नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था हेरिडिटी वाला, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप उसको, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। फोटोसिंथेसिस इज द ऑपोजिट बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हाँ, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो दोनों का रिएक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। तो ये डिफरेंस है, ये इसीलिए दोनों ऑपोजिट होते हैं। एनर्जी इज यूटिलाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नहीं, बिल्कुल ही गलत है।
एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन में विद द हेल्प ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ये पहला है, assertion है कि a current carrying conductor experience a force in a magnetic field। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल जानना चाहते हैं, तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में ये सब समझाया है। ठीक है, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी में आ जाते हैं, जो कि बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अ कंपाउंड ए ऑक्सीडाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू प्रोड्यूस एन एसिड दैट इज प्रेजेंट इन एंड। ठीक है, तो इतना तो पता हो जाना चाहिए कि एंड में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, और ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कहाँ से बनता है, तो बेसिकली अल्कोहल से बनता है। तो अल्कोहल कौन सा होगा इसका, CH3OH, मिथानॉल होगा, है ना, मिथानॉल होगा, ये देख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कालाइन KMNO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो कंपाउंड है वो मीथानॉल है, और जो एसिड बन रहा है वो है मीथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो राइट द फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। ठीक है, एंड गिव विद द फॉर्मूला ऑफ IUPAC नेम्स और द नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के भी आपको नाम बताने हैं। तो मिथानॉल के सक्सेसर कौन होंगे, इथानॉल, एंड उसके बाद प्रोपानॉल। इसके साथ फॉर्मूला दिया हुआ है C2H5OH एंड C3H7OH। ठीक है, और एसिड में देखा जाए तो मिथानोइक एसिड HCOH, या उसको कॉमनली फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। इसके जो सक्सेसर होंगे वो होंगे इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कुछ कुछ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे थोड़े से लेंदी जरूर होंगे, लेकिन आपको सब कुछ ऐसे ही लिखना होगा, तब जाके आपको आसानी से इजी मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि name the hormone secreted by the thyroid and pituitary glands and specify one function each। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन। हायर क्लास में आप और भी पढ़ेंगे, T3 T4 एंड TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब के बारे में। तो बेसिकली आप बस इतना ही लिख दीजिए कि थायरोक्सिन हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या है, तो इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स इन द बॉडी, एंड आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। और इसीलिए थायरोक्सिन का सिंथेसिस हो, इसीलिए आयोडीन चाहिए, इसीलिए खाने में आयोडीन होना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, है ना, क्यों, मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज इट कंट्रोल द फंक्शनिंग एंड सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, और साथ ही साथ में इट सिक्रीट मेनी हॉर्मोन्स, वन ऑफ विच इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए ये रिलीज करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन। बेसिकली यही पूछा गया कि जो हार्ट, मैमल्स और बर्ड्स के जो होते हैं हार्ट चेम्बर्ड क्यों होते हैं, 4 चेम्बर्स बेसिकली क्यों होते हैं, किसी किसी में 2 चेम्बर, लोअर एनिमल्स में किसी में 3, हमारे जैसे ह्यूमंस में, बर्ड्स में 4 चेम्बर्स होते हैं। और उसमें भी क्या होता है, एक लेफ्ट साइड का होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो ये बेसिकली ये सब जो चेम्बर्ड होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, एंड
क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अपना बॉडी टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन करना ज़रूरी है। होम्योस्टैटिस जो होता है, होम्योस्टैटिस उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमें चलाना है तो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? अगर वन वे ट्रैफिक होगा, ठीक है, वन वे रोड होगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन अगर दो टू वे रोड होगा तो एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, तो ट्रैफिक जाम होने का चांसेस कम रह जाएगा। तो आसान भाषा में यही है, मतलब कि सेपरेशन क्यों होता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों में आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए बेसिकली चेम्बर्ड बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा बहुत वार्म ब्लडेड एनिमल, होम्योस्टैटिस, बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन होता है वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको सीखना पड़ेगा कि वन अगर आपको 1 मार्क्स का आता है तो किस तरह से उसको 2 मार्क्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज? ये भी बहुत बार बताया है। पैरेलल में जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, 1/R1 1/R2। ठीक है, तो क्या होता है, और हम लोग ने पढ़ा है जो करंट है और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर्स है, इनका रेसिप्रोकल बिहेवियर है। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो मतलब करंट फ्लोज ठीक होगा, ज्यादा होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस कम होता है पैरेलल सर्किट में, सबसे बड़ा ये है कि पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट अमंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। एंड दूसरा कारण है कि अगर फ्यूज होता है तो एक डिवाइस को ही जिस भी डिवाइस का फ्यूज होता है उसी को प्रॉब्लम होगा, बाकी जो अप्लायंसेस हैं उनमें कोई भी अफेक्शन, कुछ भी नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन जो है, सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्किंग में गलती हो गई है, 25th क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, एनवायरनमेंट से है कि इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का है कि जहां पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर सेग्रीगेशन जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने, क्या आप देखे होंगे पब्लिक प्लेसेस में 3 अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं, है ना? तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सब अगर हम लोग सिग्रीगेशन शुरू में ही कर देंगे तो जो सफाई कर्मचारी है या बहुत जो अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट है ना, तो उसको हम लोग आसानी से इजी हो जाएगा, है ना? और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट भी बना सकते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आप चाहते हैं तो इसका आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो आप खुद भी ट्राई कीजिए खुद से लिखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर, एंड साथ ही साथ में कोई डाउट सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।